नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ये सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि हमारी पूरी टीम के लिए यही मोटिवेशन है। तो आज देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया और यूएई के रिलेशंस की बात की जा रही है जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट एशिया और जो एक्सटेंडेड वेस्ट एशिया की जो हमारी आईआर में पॉलिसी है उसी का एक ये क्या है आपका अगला कदम है हमारा। तो इसको देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड पेपर का पार्ट ही आपका। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है। तो FSSAI जो है लगातार ये जो है इंडेक्स निकालता है, क्यों? ताकि जो खाद्य पदार्थ है उनकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए और वहां पर परफॉर्मेंस बताया जाता है सारे स्टेट्स का, यूटीज का, ताकि वहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो और वहां पर गुणवत्ता के मानकों को और भी उन्नयन किया जा सके। ठीक है ना, उनमें सुधार किया जा सके। तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म के अंदर भी आएगा ये आपका, है ना। एक्सट्रीमिस्ट एक तरीके का ये आपका रेडिकल जो है एक तरीके का क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना। मुस्लिम बहुल जो भी आपकी पॉपुलेशन वाली जनसंख्या वाले जो देश है वो इसके मेंबर है ना। आप लोगों को याद भी होगा कि इसकी मेंबरशिप में पाकिस्तान अपोज करता है भारत को, जबकि विश्व बोलता है कि पूरे विश्व की जो पूरा विश्व ये बोलता है कि पूरे विश्व की 10% जो मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में निवास रहता है, तो भारत को इसका सदस्य क्यों ना बनाया जाए, है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर में भी रख सकते हैं और थर्ड पेपर में भी। इसके बाद जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 है उसमें इंडिया की अनुक्रिया आई है। इसमें यह बोला जा रहा है कि भैया भारत की रैंकिंग जो है सबसे लोएस्ट दी गई है, 180 देशों में 180 रखा गया। तो भारत ने वहां पर तार्किक पॉइंट्स बताएं कि किन आधारों पर जो है ये जो है हमको हमारे साथ गलत किया गया है और पूरी तरीके से सिरे से खारिज किया है ना हमारे भारत देश ने। इसमें जो इंडेक्स में हमारी रैंकिंग मिली क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हमको प्रोडक्शन करना है एनर्जी का, उसमें हमने ऑलमोस्ट 35 to 40% जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, टारगेट प्राप्त कर लिया। तो वहां पर देखेंगे हम किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है ना। सेकंड पेपर में रख सकते हैं, थर्ड पेपर में एनवायरमेंट के एंगल से रख सकते हैं। इसके बाद एमएसपी की बात करेंगे। खरीफ क्रॉप्स के लिए अभी बढ़ा दिया है, जो इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड कैबिनेट कमेटी होती है उसमें। सीधी बात है कि एमएसपी का मतलब यह है कि यहां पर किसानों का जो है कल्याण, वेलफेयर, उससे रिलेटेड है कि भैया आप जो है ऐसी बात समझिए कि जो एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से सीजनल है। दूसरी चीज जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, कहीं पर सूखा, तो यहां पर क्या है कि श्योरिटी नहीं रहती है कि लाभ का व्यवसाय वो कृषिगत जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो रहेगा कि नहीं। तो यहां पर इंश्योर करती गवर्नमेंट कि आप उगाइए, आप प्रोडक्शन करिए और जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जितना आपका उत्पादन का प्राइस है उसका 1.5 गुना लगभग अभी डिसाइड किया गया, तो वो दिया जाएगा आपको ताकि वहां पर मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो किसान और खेती को लगातार करते रहे, क्योंकि खेती करना कोई नहीं चाहता और खाना सबको खाना ही है। ये विरोधाभासी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो इसको थर्ड पेपर में रख सकते हैं। पहले टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे यहां पर। तो जो पहला टॉपिक है हमारा भारत और यूएई के बीच में जो हमारे रिलेशंस हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो इसमें आप समझिएगा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एमओयू इंडिया, है ना। अब देखिएगा इंडिया और
यूएई के बीच में जो रिलेशन है, वेस्ट एशिया हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब कैबिनेट ने अप्रूव किया भैया एमओयू जो साइन किया इंडिया यूएई ने कि भैया हम कॉपरेट करेंगे किस फील्ड में, इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी में। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग को जो है हमको क्या करना है, कैटर करना है। तो इन सब चीजों के लिए ये क्या एक अगला कदम नहीं है, बिल्कुल है। अब ये समझिए कि ये जो अबू धाबी लिखा है ना, दिल्ली अबू धाबी कैपिटल से जो है हम यहां पर उनको प्रोनाउंस करते हैं, है ना, बोलते हैं। तो भारत यूएई के जो संबंध है वो आर्थिक दृष्टि, उसकी एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव 2030 और पश्चिम एशिया नीति में जो विस्तारित पड़ोस की हमारी नीति है भारत की प्राथमिकता में, किसमें प्राथमिकता में, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जो अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति है उसमें जो हमारी प्राथमिकता है उसको यहां पर यथार्थ रूप प्रदान किया जा रहा है और इसी से उसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ सकते हैं। अब यहां पर की पॉइंट देखना है हमको। यहां पर सीधी बात यह है कि जो आपका भारत और यूएई है, क्या है, भारत और यूएई जो है उसके बीच में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध जो है उसमें तेजी से डाइवर्सिफिकेशन करके, मान लीजिए पहले हम एक दो जो है डोमेन में वहां पर रिलेशन था, तो हम ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सीकरण कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, विविधीकरण कर रहे हैं, है ना। उससे जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसमें स्थिरता भी आ रही है और वो सशक्त भी हो रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट डेटा है कि बायलैटरल ट्रेड की बात करें इंडिया और यूएई के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू थी 1970s में $180 मिलियन पर एनम थी, जो इंक्रीज हो गया अब कितनी हो गई, $60 बिलियन हो गई, है ना। और ये याद रखिएगा कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है 2019-20 में, चाइना और यूएस के बाद, किसका, यूएई का। इसके बाद यूएई जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए, है ना, आफ्टर यूएस। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ये हमारे लिए अच्छा डेटा है, $29 बिलियन के जो है एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। ये डेटा अपने पास लिख के रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। इसके बाद जो यूएई है वो भारत के संदर्भ में लार्जेस्ट इन्वेस्टर के रूप में भी आता है ना। इसमें एस्टिमेशन बता रहे हैं, एस्टिमेटेड जो आपका डेटा है कि इन्वेस्टमेंट $18 बिलियन का है इंडिया के साथ। ठीक है, भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद यूएई में भारत का जो इन्वेस्टमेंट निवेश है उसका एस्टिमेट डेटा बता रहे $85 बिलियन है। कितना है, $85 बिलियन। अब समझिएगा कि भारत और यूएई ने 18 फरवरी 2022 को एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टर्म आई है हमारे डिस्कशन में। बताइए कि जरा ये होता क्या है ना, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो मजा आता है फिर, है ना, कंटिन्यू करने में। और वहां पर जो है आपका क्या होता है, हमारा संवाद जब स्थापित होता है तो रोचक जो है इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। तो साथ बनाए रखिए, लगातार जो है इन्वॉल्व रहिए एक्टिवली, है ना, सुप्तावस्था में मत रहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका इसको साइन किया गया। अब इस एग्रीमेंट की ताकत बता रहे हैं, पोटेंशियल बता रहे हैं, क्षमता बता रहे हैं कि जो ट्रेड है भारत और यूएई के बीच में वो $60 बिलियन का है, जो $100 बिलियन तक अगले 5 सालों में हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि कुछ जो म्यूचुअल बेनिफिशियल एरियाज है वहां पर भी क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। उसमें पहला जो यहां पर पॉइंट है वो स्ट्रेंथन करना है हमको सप्लाई चेन रिजिलियंस को, है ना, इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है, हेल्थ और लाइफ साइंस, स्पेस सिस्टम, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0 इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई है, मेट्रोलॉजी की बात की गई है, कंफॉर्मिटी की बात की गई है, कंफॉर्मिटी असेसमेंट, एक्रीडिएशन एंड हलाल सर्टिफिकेशन। ये एक तरीके का ऐसा गारंटी का एक प्रपत्र है या गारंटी है एक तरीके से, जिसमें यह बताया गया कि भोजन में कोई मिलावट नहीं है, एडल्टरेशन नहीं है, और यह इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और भी एमओयू जो है वो था। इस एमओयू का जो एक और एम है वो ये है कि हमको सशक्त करना है, डेवलप करना है इंडस्ट्रीज को दोनों देशों के संदर्भ में ऐसे, है ना, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल जो क्या है ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करे, निवेश करे, ताकि दोनों देशों में उद्योगों को मजबूत और सशक्त तरीके से विकसित कर सके, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो आपका कंसेप्ट है, क्या वो यहां से मोबिलाइज नहीं होगा भारत के संदर्भ में। इसके बाद इंडिया ने रिसीव किया $83 बिलियन रेमिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रेमिटेंस के संदर्भ में वेस्ट एशिया पूरा का पूरा। इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है मेंस में। ठीक है, तो 2020 में लगभग $83 बिलियन से भी ज्यादा जो है हमको रिसीव हुआ रेमिटेंस, है ना। ठीक है, जिसको प्रेषण बोला जाता है। और भारत को
ये याद रखिएगा कि यूएई से सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, ये फैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद जो यूएई और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है उसका टारगेट है 75 बिलियन यूएस डॉलर की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं हम तो यूएस डॉलर की बात करते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखिए कि यहां पर जो है इससे होगा क्या, तो भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हो सकेगा, है ना, क्योंकि निवेश हमको चाहिए, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए हमको फंड की आवश्यकता है। इसके बाद ये भी मानते हैं दोनों देश कि जो आपका IOR रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन है, और जो गल्फ रीजन है, खाड़ी का रीजन है ना, वो दोनों को एक तरीके से एकीकृत करके मानते हैं, इंडिविजुअल मानते हैं, इंडिविजिबल मानते हैं, अविभाज्य मानते हैं, और वहां पर किसी भी तरीके की चरमपंथी घटनाएं हो या गैर राज्य हिंसक चरमपंथी जो आपकी घटनाएं, टेररिस्ट अटैक वगैरह है ना, तो उस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट जो भी घटनाएं होती हैं उनको वो क्या करते हैं, खतरा मानते हैं, और उस खतरे से निपटने के लिए एक दूसरे के सहयोग की भी बात करते हैं, है ना। अब यहां पर इंडिया ने प्रपोज किया है कि 100% टैक्स एग्जम्पशन दे देंगे भैया, एक तरीके का मोटिवेशन हो गया, इंसेंटिव हो गया, ठीक है ना। मतलब 31 मार्च 2024 से पहले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या अन्य जो भी आपके फोकस किए गए, प्रायोरिटी पे रखे गए जो सेक्टर थे, वहां पर अगर निवेश किया जाएगा तो उनके ब्याज या जो उनमें लाभांश मिलता है या पूंजीगत अगर लाभ होता है तो उस आय में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 100% कर से छूट का प्रस्ताव दिया गया है। ये इंसेंटिव है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इन्वेस्ट करें। इसके बाद यूएई ने ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसको अगर डेवलप करेंगे तो उसके लिए उन्होंने, उसके विकास के लिए उन्होंने गोल्डन वीजा रेजिडेंसी परमिट का एक्सटेंशन किया है, ठीक है, और उसके अंतर्गत निवेश करने के प्रयासों को भी बढ़ाया है, ठीक है, ताकि जो आपके क्या है, शार्प ब्रेन है, सर्वोत्तम दिमाग है, उनको अट्रैक्ट किया जा सके और नॉलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। दोनों देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत नैनो सैटेलाइट नाइफ 1 जो है ना, वो डेवलप किया गया है ना, विकसित किया गया है, और अमीरात जो आपके अमीरात का रेड प्लैनेट मिशन है उसमें भी दोनों काम कर रहे हैं। चैलेंजेस ये है कि ये OIC का पार्ट है ना, इस्लामिक कॉपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो आपका कॉपरेशन है, देखिए ये इस्लामिक कॉपरेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम। तो ये यूएई का पार्ट है, यूएई इसका पार्ट है, इस संगठन का, मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है वो आपका, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए क्या है, कंसर्न का विषय है। क्यों? क्योंकि वो जो है कश्मीर इशू के संदर्भ में हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके बाद दुबई ने डेवलप किया है ना, दुबई को डेवलप किया गया एक तरीके से सीट के रूप में, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म के रूप में अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज क्राइम के, टेररिज्म वगैरह के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये हब है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का भी। क्यों? क्योंकि जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी उसके वित्तीयन के लिए इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिसको टेरर फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक। अब अरब और ईरान की जो राइवलरी है उसके कारण भी भारत को दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे को संतुलित करना अपने आप में एक चुनौती है। इसके बाद जो सेकंड हमारा यहां पर टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा है कि 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है, ये याद रखिएगा, है ना, बिग स्टेट्स में, बिगर स्टेट्स में। तो ये इंडेक्स जो है वो है क्या, एक तरीके से ये डायनामिक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्क मॉडल है। ये किस उद्देश्य से लाया गया था? ये इस उद्देश्य से लाया गया कि भाई ये सारे राज्यों में, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानक को बनाए रखा जा सके, उसी के मूल्यांकन के लिए एक ये क्या प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक। सॉरी, हर फाइनेंशियल ईयर में इसको जारी किया जाता है। और कौन करता है इसको जारी? कौन करता है इसको जारी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैगी वाले इशू से ये काफी न्यूज में आया था, 2006 के एक्ट से इसको बनाया गया है, ठीक। इसके बाद की पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था 7 जून को जो सेलिब्रेट किया गया 2022 का, उसमें जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिलीज किया इस इंडेक्स को, है ना, 4th है ये आपका ऐसा इंडेक्स, ठीक। इसमें जो है 5 पैरामीटर्स पर जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। देश में जो आपका फूड से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो आपका पूरा का पूरा क्या है इकोसिस्टम, उसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना और वहां पर पॉजिटिव चेंज लाने के उद्देश्य से इसको 2018-19 में स्टार्ट किया गया है, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को एक तो खाने की उपलब्धता, ये ठीक है कि भैया सबको खाने को मिल रहा है, लेकिन क्या वो बैलेंस डाइट है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो पौष्टिक है? तो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी
जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। और इसका उद्देश्य यह है कि जो खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें उत्पादकता के आधार पर जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और वहां पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी अच्छे स्टेट्स होते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको यहां पर सम्मानित किया जाता है। 2021-22 की जो रैंकिंग है उनके लिए जो बड़े राज्यों में रैंकिंग दी गई है तो सबसे फर्स्ट रैंक जो है आपकी तमिलनाडु ने टॉप किया है यहां पर, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र है। स्मॉलर स्टेट में देखेंगे तो गोवा ने टॉप किया है, इसके बाद मणिपुर और सिक्किम है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जेएनके ने टॉप किया है, उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि ये जो है आपका किस किस पर जो है इसका वेटेज है, इस इंडेक्स का किस किस बेसिस पे यहां पर देते हैं, कौन कौन से मानकों पर आधारित है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा 20% वेटेज है उसमें। ठीक है, दूसरा कंप्लायंस की बात है 30% वेटेज है। 20% वेटेज जो है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलियंस है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग 10% है। कंज्यूमर एम्पावरमेंट 20% वेटेज है। ठीक, इस्लामिक कॉपरेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका ओआईसी, जो अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है ना, अभी हमने देखा उसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर भाजपा के जो लीडर्स हैं हमारे एनडीए के भाजपा के, उन्होंने इनके बयानों पर जो है कड़ा रुख अपनाया है ना। ये हमेशा ऐसा बोलता रहता है, जब भी कश्मीर का युद्ध या पुलवामा अटैक हुआ तो इसने बोला कि भारत की सेना ने बहुत गलत किया है ना, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये बोलता है कि पूरे विश्व में शांति जो है बहाल करेंगे, है ना, इस तरीके की बातें करता है जो कि बिल्कुल विरोधाभासी है। अब ये संगठन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई तो सितंबर 1969 में मोरक्को में हुई थी। मोरक्को से कोई आपका हिस्टोरिक मतलब जो आपका इतिहासकार हिस्टोरियन है वो आया था क्या? कोई आया था क्या? क्या नाम था उसका जो भारत में आता है ना, आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे, बताइएगा, मेडिवल टाइम पे भी पढ़ते होंगे, तो कौन आया था बताइएगा जरा, नाम कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करिए। तो 1969 में मोरक्को में पहला जो है इस्लामी शिखर सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है सऊदी अरेबिया में जिद्दा में है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद। ठीक है, इसमें 57 स्टेट्स हैं जो मेंबर है और इसमें 4 कंटिनेंट के राज्य जो हैं या देश जो हैं शामिल हैं। ठीक, इसमें जो मेंबरशिप है जिनकी वो मुस्लिम बहुल देश है और महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले जो अन्य देश भी हैं जैसे कि रूस, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ये बोलता है कि दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच हम शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया की हितों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब भारत और जो ओआईसी उसके संदर्भ में पॉइंट देखते हैं। जैसे बांग्लादेश है और कई सारे देश है, तो उनका मानना यह है कि दुनिया भर के 10% से अधिक मुसलमान कहां रहते हैं भैया? कहां रहते हैं? भारत में रहते हैं। और जब भारत में रहते हैं तो भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उसका अपोज करता है। पाकिस्तान बोलता है अगर भारत को अगर आपने मेंबरशिप दी तो हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है ना, तो वो तो उसकी आदत है। ठीक है, अब इसके बाद जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसने कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, समर्थन करता रहा है, तो ये भी भारत के लिए जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन के पास पाकिस्तान की लीडरशिप में एक स्पेसिफिक विंग है जो जिसको बोला जाता है कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो यूएन में जब मुद्दा उठता है कश्मीर का तो वो उसको वहां पर सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को। ठीक, दिसंबर 2018 में जब पुलवामा क्षेत्र में अटैक हुआ तो वहां पर भारतीय सेना ने जो अनुक्रिया में वहां पर जो है वहां पर क्या किया, प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर हमने क्या किया, कई लोगों को जो है उसको शूट करना पड़ा हमें, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए वहां पर हमें शूट करना पड़ा। तो वहां पर जो लोग मारे गए तो उसके बारे में जो है इस संगठन ने बोला कि भारतीय बल ने आतंकवादी कृत्य किया है। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है कि ये किस तरीके से जो है भारत का अपोज करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव है और इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में अगर ये इंटरफेरेंस करेगा, इसका इंटरफेयर होगा तो वो हमारी संप्रभुता पर कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। इसी कारण से इसकी जब समझ लीजिए कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और ये सब मुद्दा था तो भारत की सदस्यता से जैसे प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को, तो वाजपेयी जी का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब का जब सरकार का टाइम था तो उनके दौरान भारत ने अनौपचारिक रूप से
इसमें मेंबरशिप के जो भी प्रयास से सदस्यता के वो भी छोड़ दिया। 2019 में पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो इस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहली उपस्थिति भारत ने दर्ज की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है और भारत की स्थिति। तो इसमें भारत को लोअर रैंकिंग बिल्कुल प्राप्त हुई है। अब लोअर रैंकिंग प्राप्त हुई है इसलिए भारत ने यहां पर तर्क दिए कि क्या क्या यहां पर जो है वो समस्या हुई है, क्यों हमारी रैंकिंग को बिगाड़ा है इन्होंने। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अभी जो है रिलीज किया है ना, रिसेंटली जो है रिलीज किया है क्या, खंडन, और खंडन के कुछ तर्क दिए हैं उसको देखेंगे हम। अब बोला गया कि इस विश्लेषण और निष्कर्ष को हम स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले चीज समझिएगा कि जलवायु जो आपका क्लाइमेट पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें एक नया संकेतक जो है वो 2050 में एस्टिमेशन किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, डेटा जो है अनुमानित है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर है। अब समझिएगा 2050 के लिए डेटा जो है निकाल रहे हैं, नया इंडिकेटर जो शामिल हुआ। इसमें जो मॉडलिंग है, जो मॉडलिंग डेटा लिया गया है वो सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स का लिया गया है, उसके औसत या एवरेज से इसको काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझिए कि जब 10 ईयर बस ले लिया गया और पुरानी चीजों को नहीं देखा गया तो ऐतिहासिक जो इनका उत्तरदायित्व था इससे तो ये बाहर निकल गए, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति तो विकसित देशों में हुई है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, डेवलपिंग स्टेज में। तो भैया इसमें अगर 10 ही साल का डेटा लोगे तो उसमें तो स्थिति जो है वो कैसी नहीं आएगी, स्थिति जो है क्लियर कट या तार्किक या जो है सत्य स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, पहली चीज। अब यहां पर जो है नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता है, उपयोग की जो सीमा है ना, अतिरिक्त कार्बन सिंक है, ऊर्जा दक्षता, उसको जो है ध्यान में रखा जाता है। ठीक, तो 10 वर्ष का इसमें जो है वो लिया गया है, वो एक पॉइंट आपका नेगेटिव है। दूसरा, पूरे देश में जो फॉरेस्ट और वेटलैंड होता है इसकी जो प्रोडक्टिविटी की बात करें हम, अगर है ना बायोडायवर्सिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा होती है, क्रूशियल भी होता है ये कार्बन सिंक के रूप में। ठीक है, तो इसको इंक्लूड ही नहीं किया इन्होंने, इसको इंक्लूड ही नहीं किया है ना। ठीक है, और 2050 तक जो अनुमानित ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन का जो ये आपका एक डेटा निकाला है इन्होंने, ठीक है ना, ट्रैजेक्टरी जो है आपका, उसमें इसको काउंट ही नहीं किया है ना, फॉरेस्ट और वेटलैंड की स्थिति। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा ये कि ये जो रिपोर्ट है ना, इससे ये पता चलता है कि जो भारत है ना, इंडिया जो है उसके अंदर लोएस्ट एमिशन ट्रैजेक्टरीज हैं, है ना, अन्य कंट्रीज के संदर्भ में और पूरे अन्य विश्व के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो मतलब जो लोएस्ट हमको रैंकिंग दिया है, ठीक है, अब ये समझिएगा कि जो इसमें मैट्रिक्स लिए गए, जो डेटा लिया गया, जो वेट लिया गया, वेटेज लिया गया, वो बायस्ड है ना, इसलिए जो है लो रैंक दिया गया, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं हम, सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, और उसके अलावा विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं हम लोग, हाइडल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो जो है लगातार जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बायस्ड समझ में आ रहा है। और इसमें डेटा फिर मैंने बताया कि पास्ट 10 ईयर्स के लिए लिया गया है, जो आपका इनके ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का आकलन नहीं करता है, और ऐतिहासिक रूप से जो इन्होंने पूरे क्लाइमेट को जो है नेगेटिवली जो है इंपैक्ट डाला है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव डाला है, उसको भी ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जिन देशों का परफॉर्मेंस जो है अच्छा था, है ना, प्रदर्शन कर रहा, उनका भार कम कर दिया गया है और वेटेज कम कर दिया गया है, और उसमें इस वेटेज को कम करने का कोई रीजन भी जो है नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो इक्विटी का प्रिंसिपल है उसको भी लो वेटेज दिया गया है ना, इंडिकेटर्स में, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है पर कैपिटा, इसमें सबसे आगे हैं चाइना और यूएस। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन की इंटेंसिटी का जो ट्रेंड है उसको भी इग्नोर किया है इन्होंने, है ना। इसके बाद जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी इग्नोर किया है, कि मतलब भैया समान है लेकिन अलग अलग देशों ने, विकसित देशों ने ज्यादा शोषण किया है एनवायरमेंट का, इकोलॉजी का, बायोडायवर्सिटी का, उनके कारण क्लाइमेट चेंज के दंश को आज सबको झेलना पड़ रहा है ना, द्वीपीय राष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान है। तो कहने का मतलब ये कि जिन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है उनको वहां पर ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन यूएस तो बीच में खड़ा हो जाता है कि भैया हम अपने सिटीजन्स की लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आप नहीं करेंगे तो उसका दंश कोविड के रूप में सबको देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है एक्सट्रीम वेदर जो आपके कंडीशन है वो देखी जा रही हैं, इवेंट्स देखे जा रहे हैं। ठीक है ना, अब यहां पर जो है इसको भी इग्नोर किया गया। इसके बाद भारत ने पहले से ही जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो आपका
इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसके 40% टारगेट को हमने ऑलरेडी हासिल कर लिया। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद यहां पर वाटर से रिलेटेड को जो आपका इंडिकेटर है जो वाटर क्वालिटी को इंश्योर करता है, वाटर के यूज की एफिशिएंसी, वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा, इनको जो है ये जो क्लोजली लिंक्ड है सस्टेनेबल कंजम्पशन से और प्रोडक्शन से, इनको भी इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो टोटल जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने अपने हितों को संचालित करने के लिए इस तरीके के इंडेक्स को निकाला है जिसमें भारत को रैंकिंग बिल्कुल नीचे दिया गया है। ये हमारी सरकार बोल रही है। ठीक, इसके बाद इसमें जो आपका जैसे आप सुनते हैं ना इको सेंसिटिव जोन है ना, तो इको सेंसिटिव रीजन होता है, वेस्टर्न घाट, गाडगिल कमेटी गाडगिल रिपोर्ट वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, तो उनको भी जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनके मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया है। जैव विविधता से रिलेटेड इंडिकेटर्स को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। पर्यावरण के जो संवेदनशील क्षेत्र है उनके प्रबंधन की जो इफेक्टिवनेस है या प्रभावशीलता है उसको भी यहां पर क्या किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो है आपकी किस क्षेत्र को, संरक्षित क्षेत्रों की सीमा पर जोर देता है। ठीक है, वहां पर केवल सुरक्षा की गुणवत्ता को ये जो है हाईलाइट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है सूचकांक जो है पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी सीमा की गणना करता है, लेकिन उसकी स्थिति और उत्पादकता की नहीं। समझ रहे हैं कि भैया ये जो है आपका कंडीशन और प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है, ऐसे मैट्रिक्स जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उसकी सीमा की बात कर रहे हैं, उसके एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके बाद इंडिकेटर्स जैसे एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल हेल्थ है, फूड लॉस है, वेस्ट है, इनको भी इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एग्रेरियन पॉपुलेशन के लिए या एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएसपी की बात करेंगे यहां पर। जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारी कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मामलों से रिलेटेड जो कैबिनेट कमेटी है उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और इस सीजन के लिए 2022-23 के लिए जो अनिवार्य खरीफ फसल है उनके एमएसपी में वहां पर इंक्रीमेंट किया गया है। अब ये क्या होता है एमएसपी, तो सीधी बात है ये वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और ये उत्पादन लागत से लगभग कम से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है। ये एक तरीके से हम श्योरिटी देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंडल्ज पॉपुलेशन है वो लगभग 50% है, और उस पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 50% पॉपुलेशन का, किसमें, जीडीपी में, वो केवल 15% है। ठीक है, तो इस तरीके की श्योरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि भैया ये तो मौसमी रोजगार होता है, इसमें जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, कहीं पर सूखा हो गया, तो भैया जो हमने उगाया वो तो जुआ हो गया, उनको किसानों को कुछ मिला नहीं, तो फिर किसान आत्महत्या करते हैं। तो भैया किसानों की आत्महत्या या जनता के मतलब अगर किसी भी तरीके का शोषण हो रहा तो उनके वेलफेयर का काम किसका है, सरकार का है। तो सरकार इस तरीके के आयामों को क्या करती है, वहां पर क्रियान्वित करती है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आप डीपीएसपी में देखते हैं, उसी का ये क्या है, आपका मूर्त रूप है। ठीक, इसके बाद की पॉइंट्स देखिए यहां पर क्या क्या है। तो जो कमीशन है आपका, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसने रिकमेंड किया एमएसपी 22 आवश्यक फसलों के लिए, ठीक है, और फेयर एंड रीमनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। तो जैसे एमएसपी फसलों के लिए बोलते हैं, वैसे शुगर केन के लिए जो एमएसपी उसको फेयर एंड रीमनरेटिव प्राइस बोला जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में कई बार यूपीएससी ने फ्रेम किया है। इसके बाद ये जो आपका कमीशन है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसका जो ऑफिस है अटैच किससे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से। अब इसमें जो क्रॉप्स जो इंक्लूड की गई हैं उसमें 14 क्रॉप खरीफ की हैं, ठीक है, 6 रबी की क्रॉप्स हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसमें जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड है ना, उसने फाइनल डिसीजन लिया है इस पर, ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो सीएससीपी के द्वारा दी गई थी। ठीक, गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया एमएसपी खरीफ की फसल के लिए, कौन से सीजन के लिए, ये 2022-23 के लिए, और जो ताकि जो है फसल के विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाए और उसमें जो है
किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी दिया जा सके और लोगों को मोटिवेशन मिले तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। इसमें जो एमएसपी है पैडी का उसको इंक्रीज करके 1940 से 2040 किया गया है। कॉटन का जो है एमएसपी बढ़ा के 5726 से 6080 रुपीस किया गया। मेज का जो है 1870 से 1962 कर दिया गया। एमएसपी में जो इंक्रीमेंट है खरीफ क्रॉप्स में है ना, वो मार्केटिंग सीजन के लिए 2022-30 के लिए ये सीधा का सीधा सिंक्रोनाइज्ड है जो यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंसमेंट किया गया था कि एमएसपी को एक लेवल में फिक्स किया जाएगा जो एटलीस्ट 50% ज्यादा होगा, है ना, जो ऑल इंडिया एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वेटेज हो। ठीक है, ठीक है, वहां पर फेयर रिम्यूनरेशन की भी बात की गई फार्मर्स के लिए। तो सीधी बात है उनके लिए ऐसा है कि उनको उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो ताकि उनके आय में क्या हो, वृद्धि हो, इसीलिए ये लाया गया है। ठीक, इसके बाद यहां पर जो आपका हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट देखा गया है एमएसपी में ओवर द प्रीवियस ईयर, वो किसमें, जो रिकमेंडेड था आपका सीसमम जो है आपका 523 रुपीस पर क्विंटल, मूंग जो है आपका 480 रुपीस पर क्विंटल और सनफ्लावर सीड जो है 385 पर क्विंटल है। थर्ड एडवांस जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेट डेटा है जो हमारे 2021-22 का, उसमें जो प्रोडक्शन होने वाला है फूड ग्रेन्स का ये बोला जा रहा है कि वो 314.51 मिलियन टन होगा, है ना, जो कि ज्यादा होगा 3.77 मिलियन टन 2020-21 की अपेक्षा। लेकिन इस बार जो है नॉर्मल मानसून की जो है वो क्या किया गया है, भविष्यवाणी की गई है या आकलन लगाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि भैया इस साल का मानसून जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहां पर कि जो प्रोडक्शन है 2021-22 में वो ज्यादा था, 23.80 मिलियन टन था, है ना। प्रीवियस 5 इयर्स में 2016-17 से लेकर 2020-21 में एवरेज प्रोडक्शन जो था, है ना, उनकी तुलना में बात कर रहे हैं कि 23.80 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, तो लगातार हमारे यहाँ बंपर उत्पादन हो रहा है ना, ये अच्छी बात है। इसके बाद जो मेथड है कैलकुलेट करने के एमएसपी की, तो A2 मेथड है, A2 प्लस FL मेथड है और C2। A2 मेथड का ये है कि इसमें सारे इनपुट्स को कवर कर लेते हैं डायरेक्टली, जो फार्मर्स इनपुट वहां पर लगाता है कैश में हो वो, ताकि कैश में हो या फिर आपका बीज के रूप में हो, उर्वरक के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में, हायर्ड लेबर के रूप में हो, लीज ले गई जो लैंड जो लीज पे ली जाती है उसको भी यहाँ पर काउंट किया जाता है, फ्यूल और इरिगेशन को भी। लेकिन इसमें फैमिली लेबर, जैसे एक घर के 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनके लेबर को जो है वो इग्नोर किया जा रहा था। तो अगली जो मेथड बताई गई वो A2 प्लस FL मेथड है। इसमें A2 प्लस में यहां पर क्या यहां पर ऐड कर दिया जाता है, बाकी सब वो रहेगा, बाकी उसमें ऐड कर दिया जाएगा कि भैया जो फैमिली लेबर है वो भी तो लोग काम कर रहे हैं, तो जो अनपेड फैमिली लेबर है उसको भी, उसकी भी वैल्यू को यहां पर ऐड किया जाता है। इसके बाद जो C2 मेथड है इसमें सारे रेंटल्स और इंटरेस्ट को भी जो है वो यहां पर काउंट किया जाता है ना। जो अचल पूंजीगत संपत्ति है उस पे जो आपका छोड़ा गया किराया है, ब्याज है, वो शामिल है आपके, है स्वामित्व वाली जो भूमि है। कुल मिला के ये कि मान लीजिए किसी की भूमि है, अब किराए से उसने नहीं लिया या तो उसका किराया काउंट नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको भी वहां पर काउंट किया गया। ये किसी दिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा, है ना, कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्या है, एक चार्ट के माध्यम से आपको जो है मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट तो बनाए रखिए, तब तो नई चीजें करने की इच्छा हो, वहां पर प्रोत्साहन मिले, है ना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो पहला जो एमसीक्यू है आज का वो ब्लू ड्यूक से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है और बताना कौन सा ट्रू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसको डिक्लेयर किया गया सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरी जो स्टेटमेंट यहां पर दूसरा कथन है उसमें बताया जा रहा है कि कहां पाया जाता है, तो ये कहां पाई जाती है, तो ये जो है आपका हिमालय में 1500 मीटर से कम ऊंचाई या एल्टीट्यूड पर पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें शेड्यूल 2 के अंतर्गत रखा गया है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बासारोना दुर्गा है ना, बासारोना दुर्गा है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि बाई एनुअल इंडेक्स है, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, कोलैबोरेशन किया जाता है इसमें एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात ये है इसमें कि इस साल जो इंडिया की रैंकिंग है 180th है, 180 देशों में 180 रैंक है, हमारी सबसे लोएस्ट है। इसके बाद इंडिया की जो रैंकिंग थी 2020 में 168 थी, इसमें स्कोर भारत का 27.6 था। डेनमार्क जो है इस साल का टॉप परफॉर्मर है 2022 के इंडेक्स में। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।